वेलकम बैक स्टूडेंट। मैं राहुल जैन एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन चर्चा करेंगे टेम्परेचर को लेकर, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो स्टेट लेवल से हो, चाहे सेंट्रल लेवल से हो, या अपना डिफेंस एग्जाम हो, उन सभी के लिए क्या रहता है, महत्वपूर्ण रहता है। और ज़्यादातर बच्चों को ये याद भी रहता है, लेकिन वो कंफ्यूज रहते हैं कि सेल्सियस में और पैमाने में और केल्विन पैमाने पर और फ़ारेनहाइट पैमाने में इतना क्या डिफरेंट है, जिसकी वजह से ये वैल्यू अलग अलग अपन को याद रखनी पड़ती है। और उसी कंफ्यूजन को मैं आज क्या करूँगा, आपका दूर करूँगा। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो मेरे साथ बने रहें और हाँ, क्लास को लास्ट तक देखें ताकि अपने जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो। चलते हैं। आपने सुना होगा जो तापमान है वो मेनली कितने टाइप के होते हैं, तापमान पी। वो वैसे तो दो और होते हैं, लेकिन मेनली आपने सुना होगा क्या होता है, उसमें तीन तरह के होते हैं। एक तो केल्विन होता है, एक सेल्सियस होता है और एक फ़ारेनहाइट होता है, राइट। तो एक तो केल्विन, एक सेल्सियस और एक फ़ारेनहाइट। इसमें आपने गौर करने वाली बात देखा होगा कि ज़्यादातर ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डॉक्टर कौन सा काम में लेते हैं। तो डॉक्टर वाला जो पैमाना होता है वो कौन सा होता है, फ़ारेनहाइट वाला पैमाना होता है, राइट। और दूसरी बड़ी चीज़, ये जो तीनों टेम्परेचर हैं, ठीक है, दो और है, रूमर और रैंकिन, उसकी चर्चा थोड़ा आगे करेंगे। तो तीन जो है उसमें ये डॉक्टर पैमाने के नाम से जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि डॉक्टर पैमाना कौन सा होता है, फ़ारेनहाइट। दूसरी बड़ी चीज, जो एक ऐसा टेम्परेचर, ठीक है, जो कभी मतलब नेगेटिव नहीं होता है टेम्परेचर, वो कौन सा होता है, केल्विन होता है। ये कभी भी है ना नेगेटिव में नहीं देखने को मिलेगा आपको, इसीलिए इसको वैज्ञानिक तौर पर क्या लिया जाता है, काम में लिया जाता है। तो केल्विन तापमापी जो है वो किसके काम में लिया जाता है, वैज्ञानिकों के कार्य के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो ध्यान रखना, इसका भी आप अच्छे से दिमाग में बैठा लेना कि ये साइंटिफिक पर्पज के लिए काम में लिया जाता है और ये अपने डॉक्टर पर्पज के लिए काम में लिया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो नेचुरल, मतलब जो आम जनता के लिए या दैनिक जीवन में काम आने वाले होता है, तो वो है सेल्सियस तापमापी। इसको अपन दैनिक जीवन में भी काम में ले सकते हैं, और हाँ, ये भी मार्केट में अवेलेबल आसानी से मिल जाता है। देखिए सेल्सियस पैमाना, अब इसमें क्या क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, सबसे पहले पूछा जाता है कि सेल्सियस पैमाना हो, चाहे फ़ारेनहाइट हो, चाहे केल्विन हो, इनमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि ये चलते कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से होते हैं और एंडिंग कहाँ से होते हैं। नॉर्मल पैमाने की बात करें तो ध्यान रखना, पानी के गलनांक और क्वथनांक, यानी हिमांक और क्वथनांक से आप इसको याद रख सकते हो। तो पानी का जो हिमांक बिंदु होता है, जब पानी जमना स्टार्ट होता है, वो कौन सा टेम्परेचर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 पर पानी जमना स्टार्ट होता है और 100 डिग्री पर पानी जाकर क्या करने लग जाता है, उबलने लग जाता है। तो इसकी रेंज कितनी हुई आपकी, 0 डिग्री से कितना हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में हुआ, राइट। अब इसी प्रकार से अगर अपन बात करें आगे की बात, फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट में वो कितने से स्टार्ट होता है, 32 से, और एंडिंग कहाँ होता है उसका, 212 पर। तो मतलब ये पानी का हिम बिंदु हुआ और ये पानी का क्वथनांक बिंदु हुआ। ध्यान रखना, 32, अगर आप सेल्सियस में पूछे तो 0 और फ़ारेनहाइट में पूछे तो 32, और ये स्टार्ट हुआ 32 से, और जब 100 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 212 हो जाएगा। बात करें केल्विन की, तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, 273, एग्जैक्ट पूछे तो 15.15 भी आपको याद रखना है। दूसरा बड़ा याद रखना है क्या, कि इसका वो लास्ट बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जो जहाँ पर ये क्वथनांक होता है वो कितना होता है, इसमें 100 ऐड करेंगे 273 में, तो कितना हो जाएगा, 373 पे पानी क्या करेगा, उबलना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। दूसरी बड़ी चीज़ क्या होता है कि इसमें आपको हिमांक और गलनांक, हिमांक और गलनांक का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होता है कि ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो क्या है, हिमांक, ये तो कंफर्म है, लेकिन गलनांक अगर आपसे पूछे तो गलनांक भी कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आपने ये चर्चा करेंगे गुप्त ऊष्मा में, लेटेंट हीट जो होती है, क्योंकि वहाँ 0 डिग्री की बर्फ 0 डिग्री के पानी में कन्वर्ट होती है, तो वहाँ हिम है ना, वो गलती है जो सेम टेम्परेचर पर, इसलिए आपसे गलनांक पूछे पानी का तो आपको बताना है 0 डिग्री। इसीलिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था हिमांक और गलनांक का अंतर क्या है, तो दोनों टेम्परेचर सेम है, इसलिए इसका अंतर पूछे तो 0। हाँ, क्वथनांक और हिमांक का अंतर पूछे तो 100 - 0 मतलब 100, राइट। और क्वथनांक और गलनांक का अंतर पूछे तो 100 - 0 मतलब 100 हो गया। इसको आप दिमाग में अच्छे से बैठा लेना। तो इसका मतलब इस स्केल पर कितना खाने होंगे, तो 100 होंगे। इस स्केल पे कितना खाना होगा, 212 में से आप 32 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और यहाँ 373 में से आप 273 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, इसके अंदर 100 बचेगा। तो इसमें 100 खाने के तौर पर आपको याद रखना है। दूसरी बड़ी चीज़ क्या याद रखनी है, 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व क्या होता है, उच्चतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पे अपन को पता है समुद्र में जो होता है या नदी तालाबों में जो बरसात के दिनों पे ये 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी जमकर ऊपर की लेयर जम जाती है,
और अपने उच्चतम घनत्व को क्या कर लेती है, प्राप्त कर लेती है। लेकिन जो नीचे वाला पार्ट होता है वो पूरा का पूरा उसमें पानी नॉर्मल स्थिति पर रहता है, इसीलिए वहाँ पर जलीय जीव जंतु क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं या अपना जीवन यापन कर लेते हैं बर्फीले इलाकों में भी। तो ध्यान रखना, पानी का घनत्व आपसे पूछे उच्चतम पे तो 4 डिग्री सेल्सियस पे, ये सबको याद है, लेकिन वो पूछ लेता है किसके अंदर, अदर चीज़ों में, जैसे केल्विन में पूछ ले तो आपको 273 में कितना के ऐड कर देना है, आपको 4 को ऐड कर देना है तो 277 के आसपास होगा। तो सेल्सियस याद करके जाते हैं और वो एग्जाम में आ जाता है केल्विन, तो आप इसका भी अच्छे से नोट कर लेना। आगे बात करें तो कमरे का तापमान, जो कि सामान्य कमरे के तापमान, ये साइंटिफिकल यूज लिया जाता है तो सभी को याद भी होना चाहिए। औसतन तो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, 25 डिग्री अपना कमरे का तापमान होता है। आपको केल्विन में पूछे तो 298 होता है। फ़ारेनहाइट में अपन कन्वर्ट करना अभी सीखेंगे कैसे करते हैं। दूसरा 37 डिग्री जो सेल्सियस होता है, अपन को सभी को पता है मानव शरीर का जो तापमान होता है औसतन वो 37.6 होता है। तो आपको 37 डिग्री औसतन याद रखना है, मानव शरीर का क्या होता है, ताप होता है। अगर आपसे ये पूछे कि बुखार के लिए क्या होता है तो 40 यानी 37 से 40 की रेंज के अंदर आदमी को, मतलब जो भी चाहे दोनों हो, तो 37 से 40 की रेंज में वहाँ बुखार होने लगती है, मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। लेकिन ये सभी को याद रहता है, पूछ लेता है जानवरों का, तो जानवरों का जो अगर तापमान पूछे औसतन, क्योंकि जानवर अलग अलग प्रकार के होते हैं तो उनका टेम्परेचर थोड़ा सा ह्यूमन से ज़्यादा होता है, तो वो है 29 से 42, याद रखना है 29 से 42 की रेंज में रहता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। बात करें पानी का क्वथनांक तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस। अगर इसी चीज़ को अपन मानव शरीर का तापमान 37 है तो डॉक्टर पैमाने पे, क्योंकि ये डॉक्टर के लिए यूज लिया जाता है तो डॉक्टर इसको याद रख आपको बताता है कितना है, तो औसतन कितना होता है 98.6 होता है। ध्यान रखना 99.9 ये लास्ट रेंज होती है, फिर इसके बाद में बुखार हाई लेवल पे चली जाती है, मतलब व्यक्ति को बुखार होता है तो आपको औसतन पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, राइट। इसी प्रकार आपसे ये केल्विन में अपन इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, 310 होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको रेंज अच्छे से याद होगी। अब इसको कन्वर्ट करना भी मैं सिखा दूंगा, लेकिन 3 पैमाने याद रखना, कौन कौन से, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ठीक है। डॉक्टर पैमाना कौन सा हुआ, फ़ारेनहाइट। साइंटिफिक कौन सा हुआ, केल्विन। और सेल्सियस दैनिक जीवन में काम आने वाला दूसरा बड़ा। ये सब, इन सभी तापमान में सबसे मतलब ऐसा तापमापी जो पॉजिटिव बताता है वो हमेशा कौन सा होता है, केल्विन होता है। साथ ही ताप का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो कौन सा होता है, केल्विन होता है। ये भी आपको अच्छे से दिमाग में डालना कि केल्विन होता है स्टैंडर्ड, इसीलिए इसको साइंटिफिक का दर्जा मिला है। दूसरी बड़ी बात क्या रखना है इसके अंदर आपको, कि जो अगर आपसे न्यूनतम संभव तापमान की बात करें तो वो होता है -273, जिसको अपन आगे की स्लाइड में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज और नोट कर लेना आप, पूर्ण विकिरण तापमापी क्या होता है। पूर्ण विकिरण तापमापी मतलब सबसे ज्यादा अगर तापमान अगर आपको मापना है ना, तो इस विधि को आपको क्या करना पड़ेगा, उपयोग में लेना पड़ेगा। जैसे सूर्य का ताप मापना है तो आपको ध्यान रखना इन थर्मामीटर से आप यूज में नहीं ले सकते, तो आपको कौन सा काम में लेना पड़ेगा, एक रे, पूर्ण विकिरण तापमापी एक ये रेडिएशन छोड़ेगा, उस रेडिएशन के बेसिस पर आप इसकी क्या करेंगे, सूर्य का ताप मेजरमेंट करेंगे। अगर वो रेडिएशन किसके बेसिस पर तैयार किया जाता है, अगर वो नियम पूछ ले तो आपको बताना है स्टीफन का नियम। तो पूछा जाता है सूर्य का ताप किस विधि से मापा जाता है, तो वो है पूर्ण विकिरण तापमापी, या शॉर्ट में बोल सकता है विकिरण तापमापी। ध्यान रखना इन तापमापी से सूर्य का ताप नहीं मापा जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। या फिर नियम पूछे तो किसका बताना है आपको, स्टीफन का नियम बताना है, ठीक है। 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वाले टेम्परेचर इसी के तहत अपन क्या कहते हैं, मापते हैं। या पूछा जा सकता है कि सूर्य का ताप किससे मापा जाता है, तो वो है पायरोमीटर। या पायरोमीटर किस पर आधारित है, तो आपको बताना है पूर्ण विकिरण तापमापी पर आधारित है। मतलब इसमें रेडिएशन के आधार पर, विकिरण के आधार पर टेम्परेचर को क्या किया जाता है, मापा जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये वाला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगली स्लाइड पर। देखिए अगली स्लाइड में क्या कह रहा है कि जो सामान्य तापमापी होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तापमापी अगर अपन चर्चा करें तो तापमापी मेनली 2 प्रकार के होते हैं, एक में लिक्विड भरा रहता है और एक में गैसेस भरी होती है। आपने देखा होगा कि जो ये अपना ये टेम्परेचर मीटर है उसमें ये जो लिक्विड भरा रहता है जो ऊपर की तरफ उड़ता है, जो कि अपन को मेजरमेंट करके देता है, तो एक में क्या भरा रहता है, एक में पारा भरा रहता है। पारा एक ठोस धातु है लेकिन वो द्रव अवस्था में रहती है, ठीक है। इसको ठोस के दर्जे में मिलता है लेकिन ये लिक्विड में रहती है, तो इसलिए इसको द्रव के तौर पर इसको काम में लिया जाता है, पारा। या फिर पारे के अगर स्थान पर अपन क्या भर सकते हैं, अपन एल्कोहल को भी क्या कर सकते हैं, इसमें भर सकते हैं। तो ध्यान रखना तापमापी मेनली 2 प्रकार के, द्रव और गैस। एक में द्रव भरा जाता है, एक में गैस भरी जाती है। पहले द्रव की चर्चा करते हैं। द्रव में 2 पार्ट है, एक तो पारा और एल्कोहल।
पारा तापमापी की आपको रेंज याद रखना है, -39 डिग्री सेल्सियस से 357 डिग्री सेल्सियस होती है। और हाँ, इसमें इतना इंपॉर्टेंस ही नहीं क्योंकि ये सामान्य में काम आता है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एल्कोहल तापमापी। ये शून्य से कम माप जो होता है ना, नेगेटिव वाला टेम्परेचर जहाँ बर्फ जम जाती है, या ऐसे बोले कि न्यूनतम तापमान मापने के लिए इसको क्या लिया जाता है, काम में लिया जाता है एल्कोहल तापमापी को। ये -130 से 78 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर को आसानी से क्या कर सकता है, मेजरमेंट कर सकता है। तो आपके क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कि न्यूनतम तापमापी को मापने के लिए किसको उपयोग में लिया जाता है, तो आपको आंसर बताना है एल्कोहल तापमापी, राइट। तो आगे चलते हैं इसके अंदर दूसरे वाले पार्ट में, वो है अपना कौन सा, गैस तापमापी। गैस तापमापी में सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें गैस भरी जाती है, जहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जहाँ इसमें पारा भरा जाता है, अल्कोहल भरा जाता है, उसी प्रकार से उसमें क्या भरा जाती है, गैस भी भरी जाती है। गैस में समस्या क्या होती है, ये गैस होता है ना, इस नियम का फॉलो करती है, PV बराबर nRT। साइंस के स्टूडेंट तो इसको जानते हैं, बाकी स्टूडेंट केवल समझने की कोशिश करें। PV बराबर nRT। तो इसमें क्या होता है कि P मतलब प्रेशर, दाब, V फॉर वॉल्यूम मतलब आयतन, और T फॉर टेम्परेचर, ठीक है। ये तीनों आपस में कोरिलेटेड होते हैं। होता क्या है कि जैसे, क्योंकि तापमापी का मेन काम क्या होता है, तापमापी का मेन काम होता है ताप का मापना, तो टेम्परेचर को तो अपन कांस्टेंट नहीं रख सकते। तो होता क्या है कि ताप के बढ़ने से दाब और आयतन में एक दूसरे में इंटरचेंज होते हुए दिखता है, या तो दाब बढ़ता है या आयतन घटता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यानी एक समय पर एक को क्या रखना पड़ेगा, नियत। ये बात आपको थोड़ा कम समझ में आई होगी। देखिए मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। होता क्या है कि अपन अगर मैं तापमापी बनाऊं, तो देखो तापमापी में ताप नियत, अगर मैं तापमापी हुआ तो एक में मैं प्रेशर इसको चेंज करूंगा तो इसमें चेंज आएगा, मतलब प्रेशर मतलब समतापी, वॉल्यूम मतलब समायतनी। अब एक टाइम पर एक को नियत करना पड़ेगा, मतलब दो चीजें अगर बढ़ेगी तो अपन एक चीज को पकड़ नहीं पाएंगे। या तो एक टाइम पर देखो दाब को नियत रखेंगे ना, जैसे ही मैं दाब को नियत रखूंगा तो बताओ, दाब को नियत रखूंगा तो V का संबंध किससे हो गया, T से हो गया। V का संबंध T से हो गया, मतलब आयतन किसके समानुपाती हो गया, ताप के समानुपाती आ गया। आयतन किसके समानुपाती आ गया, ताप के समानुपाती हो गया। इसी प्रकार अगर मैं एक बार इस आयतन को कांस्टेंट रख दूं, इसको नियत रख दूं, ठीक है, इसको नियत रख दूं, तब दाब किसके समानुपाती आ गया, ताप के समानुपाती हो गया। इससे फायदा क्या हुआ कि जैसे ताप बढ़ाओगे तो आयतन के आधार पर, और ताप बढ़ाओगे तो दाब के आधार पर अपन क्या बना सकते हैं, दो तापमापी बना सकते हैं। देखो एक में दाब को नियत रखेंगे समदाबी, एक में आयतन को नियत रखेंगे समायतनी। क्या अब आप सोचते हो कि समतापी भी बना लें, अगर समतापी बढ़ाएंगे तो ताप नियत हो जाएगा, और तापी तो फिर मापते हैं, तो समतापी कभी भी मतलब समतापी मतलब नहीं होगा, मतलब दो ही होगा, समतापी और सम आयतनी। क्लियर है चीज़ है। तो ये थोड़ा सा दिमाग बैठा लेना अच्छे से। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो बता देता हूँ, ज़्यादा आपको अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि समदाबी तो तापमापी होती है, उसके अंदर किस नियम को काम में लिया जाता है, चार्ल्स के नियम को। क्योंकि जब दाब नियत होता है तो वहाँ चार्ल्स का नियम काम करता है, और जब आयतन नियत होता है तो वहाँ किसका नियम काम करता है, गैलुसो का नियम काम करता है। तो आप अच्छे से इसको बैठा लेना। मतलब सीधी सी बात है, सिंपल सी गणित में कहें तो दो, इसमें द्रव भरा जाता है, इसमें गैस भरी जाती है। गैस के अंदर एक तो समदाब, एक समायतनी। समताप नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, अगर ताप सेम हो गया तो टेम्परेचर का जो डिफरेंट आएगा वो तो जीरो आ जाएगा। तो दो ही होगा समदाब, एक में दाब नियत, एक में आयतन नियत। दाब वाले के अंदर तो चार्ल्स और आयतन वाले में गैलुसो, राइट। थोड़ा सा ये साइंस है यहाँ पर, थोड़ा सा आप दिमाग में अच्छे से बैठाना। अब देखिए आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जनरल साइंस के तौर पे पूछे जाते हैं। परम शून्य ताप मतलब 0 केल्विन, ठीक है। न्यूनतम संभव तापमान, एक ऐसा तापमान इससे नीचे आप जा नहीं सकते, तो वो है कितना, -273 डिग्री सेल्सियस। इससे नीचे अपन नहीं जा सकते, 0। अगर ये धरती पर इतना टेम्परेचर अगर अपन कर दिया तो जितने भी एयर में जितने भी गैसेस के कण है वो सारे के सारे बैठ जाएंगे, मतलब स्थिर हो जाएगा सारे की सारी, क्योंकि माइनस है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सारा के गैसेस तो उसमें, और जो जीवन है वो असंभव सा हो जाएगा। तो न्यूनतम संभव तापमान है, तो आप याद रखना -273 डिग्री सेल्सियस, या फिर केल्विन में पूछे तो 0 केल्विन। आप इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके मुझे बताना। आगे बढ़ते हैं। विकिरण तापमापी। आज की तारीख में आपने देखा होगा कि कोरोना चल रहा है, और कोरोना में एक दूसरे को स्पर्श करना बहुत मतलब घातक है, मतलब आदमी दूर से ही संपर्क बनाए रखता है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि अगर ये थर्मामीटर अपन लेके चलेंगे, इन थर्मामीटर में क्या होता है, इस प्रकार के थर्मामीटर में तो अपन टेम्परेचर मापेंगे तो बॉडी को स्पर्श कराना होगा, ये पॉइंट है ना, बॉडी को स्पर्श कराना होगा। अगर ऐसे कराएंगे तो फिर वो कोरोना वायरस फैलेगा। तो इसकी बीमारी को दूर करने के लिए क्या बनाया गया, पहले भी आ चुका था लेकिन पहले इतना जनरल यूज में नहीं था ये, अब आ गया विकिरण तापमापी। मतलब एक लेजर बीम डाली जाती है बॉडी पर और वो रिफ्लेक्ट
रिफ्लेक्ट होकर वापस टेम्परेचर को बताती है, और वही है अवरक्त तरंग। तो कोरोना काल में सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाने वाली कौन सा होता है आपकी ये अवरक्त तरंग पर वैसेस विकिरण तापमापी। ये आपसे भी क्वेश्चन आने वाले टाइम पर एग्जाम में देखने को मिल सकता है, कौन सी तरंग काम में लेते हैं, अवरक्त। इससे क्या होता है बॉडी को आपको टच करने की जरूरत नहीं है, मतलब दूर से ही अपन क्या कर सकते हैं शरीर का तापमान क्या कर सकते हैं माप सकते हैं, और ये कोरोना काल में सबसे लाभदायक है। आगे चलते हैं, देखिए आगे बात करते हैं ताप के स्थिरांक को लेकर। ये काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम्स रहती है और यहाँ बच्चे रटते हैं, मैं आपको बताता हूँ, इसको रटने की जरूरत नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आप देख रहे होंगे इतने सारे फॉर्मूले क्या हैं, आपको कुछ चीज़ याद नहीं रखना है, जो चीज़ मैं बताऊँ उसी को आपको याद रखना है। थोड़ा तरीका बताने के लिए मुझे यहाँ पर राइट करना पड़ा। देखो जैसे जैसे अपन बात करते हैं, ये वाला आप ध्यान रखना, ये सेल्सियस हुआ, ये फ़ारेनहाइट हुआ, तो ये उसका ये जो हिमांक बिंदु है और ये इसका क्वथनांक बिंदु, और इसको सेल्सियस में मापा जाता है, तो ये सेल्सियस, ये फ़ारेनहाइट, एक फ़ारेनहाइट में बताएगा और एक आपको केल्विन में बताएगा। उसीलिए क्या होता है ताप मापक सूचक, फिर उसका हिमताप मतलब जहाँ बर्फ जमती है वो, भाप बिंदु मतलब पानी का उबलने वाला बिंदु, और वापिस हिमताप, और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे हिमताप, तो ये पूरा का पूरा क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। बात करें सेल्सियस पे माने तो ताप का मान क्या सूचक क्या होता है, सेल्सियस को सी से लिखते हैं। सेल्सियस में हिम बिंदु कितने पर होता है, बर्फ कितने पर जमती है, 0 पर जमती है। भाप कितने पर होती है, 100 पर होती है। हिमताप कितने पर आता है, वापिस 0 पर होता है। तो ये आप फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखना, इसी से आपके फॉर्मूले डिजाइन होंगे। अगर बात फ़ारेनहाइट की करें तो फ़ारेनहाइट का पहले सिंबल लिखेंगे, फिर हिमताप, 32 डिग्री पर बर्फ जमती है फ़ारेनहाइट में। भाप बिंदु कितने पर होता है इसका, 212 होता है, और फिर 32 लिखना है। हिमताप दोनों सेम है। इसी प्रकार रूमर होता है, छोटे तापमान मापने के लिए काम में लिया जाता है, इसको ध्यान रखना। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 डिग्री सेल्सियस बड़ा है, 1 केल्विन बड़ा है, या फिर यह आपसे पूछ सकता है कि 1 डिग्री, 1 सेल्सियस, 1 केल्विन और 1 रूमर में से सबसे छोटा कौन सा है, तो आपको बताना है रूमर सबसे छोटे तापमान मापने के लिए काम में दिया जाता है। फिर आता है केल्विन, तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, इसका हिमताप कितना होता है, 273, और एनडी कहाँ होता है 373। इसी प्रकार रैंकिन होता है, ये स्टार्ट होता है 492 से, और एंडिंग कहाँ होता है 672 से, राइट। फिर तो ये आपको इसमें जो मेनली काम में लिया जाता है वो 3 आपको लेना है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट काम में लेना है और केल्विन काम में लेना है, राइट। जनरल साइंस के तौर पे, बाकी साइंस के पर्पज के हैं। तो तापांतर के लिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों को याद नहीं रहता, ये तो बहुत याद रखते हैं ये वाला फॉर्मूला, लेकिन ये याद नहीं रखते। इसमें क्या होता है, इस पूरे को आप डेल सी लिखोगे बटे 100, इसको डेल एफ लिखोगे बटे 100, इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो 180, इसको क्या लिखोगे डेल आर, नीचे देखो 80 लिख दिया। इस पूरे को क्या लिखोगे डेल के अपॉन में 100, इस पूरे को डेल आर ए, और क्या हो जाएगा 180। ये कहाँ काम में लेना है, टेम्परेचर का डिफरेंट। आई रिपीट कि जहाँ तापमान में अंतर पूछा जाए उस फॉर्मूले में यहाँ काम में लेना है इसको। ये डेल सी अपॉन 100, आप इसको 120 से काट भी सकते हैं, वो एक अलग मैटर है, राइट। लेकिन जब ताप पूछे आपसे तब क्या करना है, तब c अपॉन कितना, देखो c बटा 100 हो गया, ये f माइनस 32 इसमें से घटाएंगे तो कितना हो गया 180, r अपॉन में आपका 80 हो गया, k माइनस 273 बटा इसमें से घटाएंगे तो 100 हो गया। इसी प्रकार से ये वाला हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अपन 20 से काट दें 20 से, तो 20 पंजे 20 90, 20 100, 20 पंजे और 20 90, तो इस प्रकार से अपन ने ये लिख लिया, राइट। बात करें इसके थोड़ा सा आगे की बात करें तो इसको थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि 3 ही इंपॉर्टेंट है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। आप इसको अच्छे से नोटेट कर लें, तो ये बच्चे याद रखते हैं वो कैसे हुआ। तो देखो ये इधर से आ गया और ये केल्विन वाला आ गया, तो ये फॉर्मूला इस प्रकार से जनरेट हुआ। इसमें परम ताप समीकरण पूछा जाता है। परम ताप समीकरण आपको अच्छे से याद रखना है, क्या होता है परम ताप समीकरण, वो देखिए वो आपको याद रखना है कि जो आप केल्विन में कैसे निकालते हैं, तो 273.15 अगर उसमें अपन ऐड कर दें डिग्री सेल्सियस को, ठीक है, किसी भी सेल्सियस को अगर अपन सेल्सियस का मान अगर में 273.15 जोड़ दें तो वो वैल्यू किस में आ जाएगी, केल्विन में आ जाएगी, और ये पॉजिटिव होगी, हमेशा कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, राइट है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना। और ये जब माइनस का 273 रखेंगे तो कट जाएगा और वो 0 हो जाएगा। इसीलिए वो कहते हैं ना न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है, माइनस का 273। जब माइनस 273 प्लस 200 से कटेगा तो 0, तो 0 इसका सबसे, इसमें 0 केल्विन सबसे न्यूनतम है, और सेल्सियस में बोले तो माइनस का 273 है। तभी तो ये चीज आपने लिखाया था कि परम शून्य ताप कितना है, माइनस का 273 और 0 केल्विन, ठीक है। तो आप ये अच्छे से फॉर्मूला याद रखना। अब मैं आपको इसका यूज करना बताता हूं, इसको यूज कैसे करते हैं, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए किसी वस्तु का ताप, अब क्वेश्चन को अच्छे से समझना, किसी वस्तु का ताप
ताप 30 डिग्री से 60 डिग्री कर दिया जाता है। कितना डिग्री से? 30 से 60 कर दिया जाता है। निम्न पैमानों पर तापांतर, अब देखो इसने पूछा क्या है? तापांतर, ताप नहीं पूछा है, का मान कितना होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बच्चे इसको बहुत गलती कर लेते हैं, वो कन्वर्ट करने में लगा देते हैं। तो सबसे पहले आपको देखो दे किसमें रखा है, ये सेल्सियस में दे रखा है आपको, सेल्सियस में आपको दे रखा है। तो आप क्या करोगे, C1 कितना दे रखा है? 30, C2 कितना दे रखा है? 60। बताओ सेल्सियस का डिफरेंस कितना हुआ? C2 माइनस C1, तो 60 में से 30 को घटाया तो कितना आ गया बताओ? 30 आ गया। अब सेल्सियस पैमाने में डिफरेंट कितना आ रहा है? 30। अगला पूछ रहा है केल्विन में कितना आएगा, ये तो घटा दिया आपने, सीधा सा आ गया 30। अब केल्विन में पूछे तो मैंने बताया था कि ये फॉर्मूला जो अपन काम में लेंगे तापांतर वाला, तो वो कौन सा लेंगे? ये लेंगे नहीं लेंगे बताओ? ताप का अंतर, एक तो ये वाला और एक तो उसने केल्विन में पूछा है सेल्सियस, एक तो ये उठाएंगे और एक केल्विन, तो डेल सी बटा 100, डेल सी बटा 100, तो ये उठाएंगे तो बताओ क्या आएगा? डेल सी अपॉन 100, डेल सी अपॉन के। 100 से 100 को काट दिया तो डेल सी अपॉन में के। इसी प्रकार से मतलब जो सेल्सियस में डिफरेंट आएगा वही केल्विन में डिफरेंट आएगा, और वो भी कितना होगा? 30। तो इसका मतलब केल्विन, एक क्वेश्चन ये भी पूछाता है कौन से तापांतर एक दूसरे के समरूप होते हैं, तो वो है केल्विन और सेल्सियस। इसमें जितना सेल्सियस में आता है उतना ही केल्विन में आता है। रिपीट कर रहा हूं, तापांतर, ताप नहीं, ठीक है। ये और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बच्चे गलती कर बैठते हैं। वो इस क्वेश्चन को किस तरीके से निकाल देते हैं? इस फॉर्मूले से निकाल देते हैं, इस वाले फॉर्मूले से, और गलती कर बैठते हैं। आगे बात पूछ रहा है फ़ारेनहाइट। अब फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस दे रखा है फ़ारेनहाइट, तो बताओ कौन सा उठाएंगे? एक तो सेल्सियस दे रखा है, ये दोनों उठाएंगे तापांतर के लिए। तो देखो इसको लेंगे तो कितना हो जाएगा अपना? सेल्सियस 100 और डेल एफ अपॉन में एफ अपॉन में 180, राइट है। रिपीट कर रहा हूँ, इसको अपन यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितनी, यहाँ वैल्यू रख दिया, डेल सी कितना है बताओ? 30, डेल एफ इसको अपन 20 से काट देंगे तो ये 20 पंजे और ये 20 90, तो 5 9, इसको क्रॉस गुणा कर दिया तो डेल एफ की वैल्यू जब निकाला तो कितना आया? 54 फ़ारेनहाइट। ध्यान रखना ये फ़ारेनहाइट के तापांतर का मान है, ताप का नहीं है, ताप के अंतर का मान है, और वो कितना है? 54 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर चीज है? तो आप इसको अच्छे से दिमाग में बैठाना। ये तापांतर पूछे तो आपको कौन सी इक्वेशन काम में लेनी है? तापांतर के लिए ये वाला फॉर्मूला आपको काम में लेना है, जिसमें ये दे देगा, ये पूछ लेगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा। तो आपको किसी भी 2 फॉर्मूले से इसको सोल्व आउट करने की कोशिश करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है अपन को, चलते हैं। एक तापमापी पर जल का हिमांक व क्वथनांक, राइट, जल का हिमांक और क्वथनांक कितना बता रहा है? ये बता रहा है 20 डिग्री और 20 डिग्री और 120 है, और 60 डिग्री ताप को इस तापमापी में क्या पढ़ा जाएगा? 60 डिग्री तापमापी को इस तापमापी में क्या पढ़ा जाएगा? आपने अभी ये थोड़ी देर पहले ये देखा होगा कि मैंने अभी ये बताया था कि सेल्सियस को देखो, इसका मतलब बताता हूँ। अब इस फॉर्मूले का यूज करना बताता हूँ, ये हर फॉर्मूले का मतलब बता रहा हूँ। ये जो मैंने लिखा था C - 0 100 - 0, राइट। अब देखिए अगले ने क्या दिया है? तापमापी जल का हिमांक और क्वथनांक। उसने हिमांक दे दिया, मैंने बताया था ना, हिमांक कितना दे दिया? 20, क्वथनांक कितना दे दिया? 120, जबकि होता कितना है? अपनी नज़र में तो 100 0 होता है, अपनी नज़र में तो 0 होता है और 100 होता है, ठीक। लेकिन इसने दे दिया 20 और 180। ये कहता है कि अगर इसका मतलब ये तापमापी गलत है। क्यों? क्योंकि ये 20 से 120 के बीच में माप रहा है अपने अकॉर्डिंग। तब ये क्या कर रहा है? अगर 60 डिग्री ताप को ये तापमापी से क्या पढ़ा जाएगा? मतलब अगर ये जो वैसे 0 से 100 होता है, लेकिन ये तापमापी कितना दे रखा है? 20 से 120 दे रखा है। अब ये आपसे ये पूछ रहा है ये गलत वाला तापमापी 60 डिग्री को कितना मापेगा, राइट। तो क्या करना है आपको? ये वाले फॉर्मूले उठाने हैं। देखो C - 0 100 - 0, राइट। एक तो C पूछ किस में रहा है कि वो आपको सेल्सियस में पूछ रहा है, तो देखो C - 0 100 - 0, तो ये उठाना है। अब देखो C - 0 समझने की कोशिश करना अच्छे से। C - 0 100 - 0 ये होता है, ये पैमाना पाठ्यांक, ये हिमांक और ये तो होता है। लेकिन दिया क्या अगले ने कि अगले ने कहा है कि एक नया तापमापी है, उस तापमापी को मैंने क्या मान लिया? x। उसका हिमांक कितना है? होता 0 है, लेकिन इसने कितना दिया है? 20 दिया है, तो मैंने 20 रख दिया। फिर यहाँ लिखते हैं क्वथनांक, तो इसका क्वथनांक कितना है? 120, परसेंट के अकॉर्डिंग 120, और ये फिर यहाँ पर हिमांक बिंदु आता है तो ये होता है। ये तो होना चाहिए, ये परसेंट ने दिया है, राइट। अब अगर वो कह रहा है कि C को अगर C बराबर कितना रख दो? 60 रख दो, तो बताइए x क्या पड़ेगा? तो C की वैल्यू जब आप 60 रखोगे तो ये वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा? 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इसको ले आएंगे इधर, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 20। x बराबर 80 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मतलब ये गलत वाला जो पार्ट ये तापमापी है वो कितना पड़ेगा? 60 डिग्री को कितना बताएगा? 80 डिग्री को बताएगा। और अपन वैसे अगर डायरेक्टली करें तो देखिए ये 0 की जगह 20 बता रहा है, मतलब एरर कितनी चल रही है? 20 की, और 100 होना चाहिए वहाँ 120, मतलब एरर चल रही है इसमें 20 की, तो 60 है, तो 60 को कितना बताएगा?
सीधी सी बात है, 20 ऐड कर दो तो कितना बताएगा, 80 बताएगा। यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, राइट। यहाँ 20, 130, 20, 160 कुछ भी दे सकता है थोड़ा सा। और फ़ारेनहाइट दे दे तो फ़ारेनहाइट वाला फॉर्मूला उठा लो। फ़ारेनहाइट वाला कौन सा, ये वाला उठा लो। अगर आपसे केल्विन का दे दे तो ये उठा लो, राइट। इसके साथ ही एक और अच्छा क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ, वो भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बार बार बच्चों के आता भी है, लेकिन वो कंफ्यूज करने के लिए इसको क्वेश्चन को बदलता है। वह ताप जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ताप बराबर होते हैं। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस आपस में बराबर होते हैं, तो आप क्या करो, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को बराबर कर दो, यानी x मान लो। अब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का फॉर्मूला उठा लो। देखो ये तो है सेल्सियस, ये फ़ारेनहाइट, आप यहाँ से ये फॉर्मूला उठा लो, राइट। या तो ये उठा लो, देखो सेल्सियस, ये वाला फॉर्मूला उठा लो, क्या, ये वाला और ये वाला, राइट। c/5 f-32/9 वाले फॉर्मूले को उठा लिया, देखो ये उठा लिया। अब c बराबर है बटा x, दोनों को x रख दो बराबर, तो मैंने c की जगह भी x रख दिया और f की जगह भी x रख दिया। अब क्या करा, मैंने इसको क्रॉस गुणा किया तो ये तो हो गया 9x, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 5x, और 5 32 पंजे 160 हो गया। अब इसको इधर लेके आए तो x की वैल्यू कितना आया, -40। और सभी बच्चों को याद भी रहता है कि -40 पर ही फ़ारेनहाइट और सेल्सियस आपस में बराबर होते हैं। मतलब जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का जो पैमाना है -40 डिग्री सेल्सियस पर या 40 फ़ारेनहाइट पर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन वो क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलता है, वो बोलता है वह ताप जिस पर फ़ारेनहाइट ताप सेल्सियस ताप, अब यहाँ सेल्सियस ताप की जगह क्या बोल देता है, 2 गुना है, 3 गुना है, 5 गुना है, कुछ भी बोल सकता है। तो इस भाषा को लिखिए, फ़ारेनहाइट तो कितना f, सेल्सियस सेल्सियस कितना, सेल्सियस का कितना गुना है, 2 गुना है, तो ये c को क्या लिख दिया मैंने, डबल लिख दिया। चीज़ वही उठानी है, f और c ऐसा कैसे उठा लो फॉर्मूला। लेकिन अब फ़ारेनहाइट डबल है तो फ़ारेनहाइट की जगह क्या रख दो, 2x रख दो। जैसे मैंने एफ की यहाँ पर f की जगह कितना रख दिया, 2c रख दिया। ये c है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये 2c रख दिया। अब यहाँ पर फ़ारेनहाइट की जगह क्या रख दिया, 2c। अब इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप निकाला ना, इसको हो गया 9c, इसको 5 से गुणा कर देना 10c, और 32 पंजे 160। इसको अपन क्या करेंगे, 160 को इस तरफ ले आएंगे, 9 को उधर ले जाएंगे, तो c बराबर आ जाएगा 160। तो कई बच्चों को ये दिमाग में बैठा रहता है कि फ़ारेनहाइट, वो क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, फ़ारेनहाइट सेल्सियस देखा और 40 लगा देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, वो क्या दे रखा है, पर्सन में दुगुना दे रखा है, तब कितना आएगा, 160 आएगा। और कई बच्चे सोचते हैं कि दुगुना है तो 40 का 80 कर देते हैं, नहीं, आप तरीके से करें, 3 गुना दे दिया तो यहाँ 3 रख दो, 5 गुना रख दिया तो 5 गुना रख दो। दूसरी बड़ी चीज समझना, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दिया है, अगर आपको क्या दे दे, वो आपको ये दे दे फ़ारेनहाइट और आपको केल्विन दे दे, तो आप कौन सा उठाओगे, ये दोनों उठाओगे। मतलब आप मुझे ये करके बताना, वह ताप जिसमें फ़ारेनहाइट और केल्विन बराबर होता है, तो आप क्या उठाओगे, इन दोनों फॉर्मूलों को उठाओ। फिर f बराबर, f की जगह k रख दो या k की जगह k रख दो, या दोनों की जगह x रख दो, तो आपको वो टेम्परेचर आ जाएगा, 557 पॉइंट समथिंग आएगा। आप निकाल के बताना दोनों वह ताप जिसमें फ़ारेनहाइट और केल्विन आपस में बराबर होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और हाँ, किसी भी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। 3 इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा था, जो कि क्या है अपने पास, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बारे में पढ़ा था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें अपने चर्चा किए थे कि जो गलनांक बिंदु होता है या हिमांक बिंदु होता है वो कितना होता है, वो अपन को पता है 0 डिग्री, और जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इन्हीं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और हाँ, ध्यान रखना, जो हिमांक होता है वो जहां बर्फ मतलब जमने स्टार्ट करती है वो है 0 डिग्री, और बात करें पानी जहां उबलता है वो होता है क्वथनांक 100 डिग्री। तो क्या ये पॉइंट, ये क्या फिक्स है, क्या आपसे ये पूछे कि क्या ये जो गलनांक बिंदु है या जो हिमांक बिंदु है या क्वथनांक बिंदु है या पानी के लिए ये क्या निश्चित है, तो एक समय के लिए तो ये निश्चित है, लेकिन क्या इनको बदला जा सकता है, इसकी चर्चा करेंगे आज के इस क्वेश्चन के अंदर। क्या कर रहा है, प्रेशर कुकर के उपयोग से क्या किया जा सकता है। अगर हम प्रेशर कुकर को काम में ले, तो प्रेशर कुकर को काम में ले तो प्रेशर कुकर क्या होता है, एक मतलब दाब क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो गलनांक होता है वो नीचे गिर जाता है, मतलब घट जाता है, और क्वथनांक होता है वो ऊपर की ओर बढ़ जाता है। इसलिए खाना क्या करता है, जल्दी पक जाता है। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि किसी में अगर मिलावट कर देते हैं, हम किसी भी चीज में मिलावट कर देते हैं, तो उसका जो गलनांक और वाला पॉइंट है वो पहले गिरता है और क्वथनांक क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये इससे फायदा क्या है कि जैसे पानी कितने डिग्री पर उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, तो
प्रेशर कुकर को उपयोग लेके आप क्वथनांक को बढ़ा सकते हो, लगभग वो 100 से 120 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, मतलब वो इंक्रीज कर जाएगा, राइट है। और जो गलेगा, मतलब जो चीज अपन ठोस द्रव में जिस प्रकार से गलता है, 0 डिग्री का बर्फ 0 डिग्री के पानी में बदलता है, वहां से उसको आप समझ सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो गलनांक वाला पॉइंट है, जो एक विशेष टेम्परेचर पर अपन को मिलता है, वो समय से पहले अपन को क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, किसकी यूज से, प्रेशर कुकर के यूज से। इसलिए प्रेशर कुकर को अपन को उपयोग में लेना चाहिए, ताकि खाना क्या कर जाए, आसानी से जल्दी बन जाए। तो राइट, तो ये आप ध्यान रखना। ऐसे पूछ सकता है कि प्रेशर कुकर में गलनांक और क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो गलनांक तो घटेगा, क्वथनांक बढ़ेगा। चलो आगे चलते हैं। पानी का क्वथनांक क्या होता है, सभी को पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक का मतलब होता है उबलना। पानी कितने डिग्री पे उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। अगर बात इसको फ़ारेनहाइट में करें तो आपको ये भी याद रखना है कि 212 फ़ारेनहाइट पे ये उबलता है। बात केल्विन पे करें तो कितना हो जाता है, 373। एग्जैक्ट पूछे तो 0.15 केल्विन, और रूमर में पूछे तो 80 रूमर। ठीक है, इस प्रकार से आपसे आगे भी पूछ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये वाली रेंज आपको अच्छे से याद रखनी है। कहीं से भी वो क्या होता है, ऑप्शन में इधर वाले दे सकता है। बात करें पानी का हिम बिंदु, जहां पर वो जमना स्टार्ट करता है, तो वो कौन सा होता है, 0 डिग्री। सभी को पता है पानी 0 डिग्री पे जमता है, लेकिन ऑप्शन में आपको फ़ारेनहाइट में दे सकता है। तो कितने फ़ारेनहाइट पर होता है, 32 फ़ारेनहाइट पे। जैसे कि आपने कल चेक किया था यहाँ पर कि क्या था, कि ये जो 0 डिग्री है, तो यहाँ पानी जमना स्टार्ट होता है। फ़ारेनहाइट में कहां से स्टार्ट होता है, क्योंकि फ़ारेनहाइट का जो इंस्ट्रूमेंट है वो कहां से रीडिंग पढ़ना स्टार्ट करता है, 32 से, और कहां तक जाता है, 212। तो ये इसका हिमांक, ये इसका क्वथनांक, ये इसका हिमांक, ये इसका क्वथनांक। और इसी प्रकार से अपन बात करें इसकी, तो इस केल्विन में क्या होगा, ये इसका 273 इसका हिमांक, और 373 ये हो गया इसका क्वथनांक वाला पॉइंट, राइट। इसी प्रकार आपसे पानी का उच्च घनत्व पूछे, घनत्व कहां पर ज्यादा होता है, तो सभी को पता है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा पानी उच्चतम घनत्व को प्राप्त करती है। और इसके पश्चात नीचे का जो पानी वो सामान्य वातावरण में बना रहता है, सामान्य टेम्परेचर पर रहता है। इसीलिए बर्फीले स्थानों पर या सर्दी जो इलाके होते हैं, वहां पर जीव जंतु सुरक्षित रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। तो आपसे पानी का उच्च घनत्व होता है, वो कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। लेकिन ये न देकर वो इधर वाला दे देता है, तो ध्यान रखना 273 केल्विन बोलोगे, या बोलोगे कितना, 39.2 फ़ारेनहाइट। तो ये आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि बच्चों को ये दिमाग में रहता है। कई बार वो ऑप्शन ऐसे भी दे देता है, उल्टा दे देता है। क्या दे देता है, ऐसे ऑप्शन में ए में क्या लिख देता है वो आपके पास, वो ये लिख देगा 34 फ़ारेनहाइट, बी में क्या लिख देगा वो 4 केल्विन, और सी में क्या लिख देगा 4 आपके वो डिग्री सेल्सियस, और ठीक है डिग्री सेल्सियस। और जो यहाँ डिग्री नहीं देकर वो क्या करेगा, इसके अंदर आपको 39 जैसे मैं दे दिया यहाँ पर 39.2 फ़ारेनहाइट, और डी में दे दिया इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो वो क्या करेगा, वो बच्चे को 4 बैठा हुआ है, तो वो 4 को टिक लगा देगा। तो आपको ये देखना कि वो फ़ारेनहाइट है या केल्विन है। तो ये तो 4 में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो सेल्सियस में पॉसिबल है। तो किस में आएगा, वो फ़ारेनहाइट में आएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चनों का थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे चलते हैं। एक और अच्छी चीज है, वो क्या है, देखिए 0 डिग्री से अपन को पता है पानी का घनत्व 4 डिग्री पर कितना होता है, उच्चतम होता है। तो क्वेश्चन आता है 0 डिग्री से 10 डिग्री की ओर जाने पर, 0 से 10 डिग्री की ओर जाने पर पानी के घनत्व और आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए ये जो मैंने बताया, यहाँ 0 है या 4 और यहाँ मान लिया मैंने 10 डिग्री। तो अपन को ये तो पता है, यहाँ जो इस वाले पॉइंट पर है वो डेंसिटी है, जो घनत्व है वो सबसे उच्च होगा। क्या होगा, उच्च होगा, राइट। और इस जगह पर इसी 4 पर जो आयतन है, ठीक है, वो क्या होगा, निम्न होगा, कम होगा, राइट। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना। क्या अब 4 पर सबसे ज्यादा है, तो 0 से 4 की ओर बढ़ोगे तो बताओ घनत्व क्या होगा, 4 पर तो उच्च होगा, तो धीरे धीरे घनत्व क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब ऐसे घनत्व क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और 4 के बाद में धीरे धीरे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो 0 से 10 डिग्री की ओर जाने पर अगर आपसे घनत्व पूछे, तो घनत्व पहले बढ़ेगा, फिर उच्च हो जाएगा, और फिर घटेगा। सिंपल भाषा में बोले तो पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। और जाहिर सी बात है, घनत्व का जस्ट अपोजिट होता है कौन, आयतन। क्योंकि जो घनत्व बराबर होता है, सभी को पता होगा, द्रव्यमान बटा क्या होता है, आयतन होता है। तो फिजिक्स कहता है कि ये चीज इंक्रीमेंट करेगी, मतलब ये तो मैथमेटिक्स में भी प्रोसेस होता है, एक अपोजिट वाली उल्टा रूल रखती है। कैसे कि ये इंक्रीज करेगी डेंसिटी, तो वॉल्यूम क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये उल्टा, अगर ये बढ़ता है तो वो घट जाएगा।
तो इसका मतलब जहां ये बढ़ना था वहां ये घटेगा और जहां घटेगा वहां ये बढ़ जाएगा। तो रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से बैठा लेना। ये क्वेश्चन बहुत बार उल्टे टेढ़े करके आता है। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि 0 से 10 डिग्री की हो जाने पर पहले घनत्व बढ़ेगा फिर घटेगा। देन आफ्टर अगर आयतन की बात करें तो आयतन पहले घटेगा और आयतन फिर बढ़ेगा, और 4 डिग्री पर उच्च घनत्व होगा और आयतन क्या रहेगा, निम्न रहेगा। तो आप अच्छे से इसको ध्यान रखना, जलीय जीव जंतुओं के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं जल के गलनांक और क्वथनांक। तो अपन को मैंने आपको बताया था गलनांक कितना होता है, हिमांक को गलनांक कहा जाता है क्योंकि 0 डिग्री की बर्फ ही 0 डिग्री के पानी में बदलती है। ये आपने लेटेंट हीट में पढ़ा होगा, गुप्त ऊष्मा में। तो ये 0 डिग्री होता है। अब आपसे पूछे कि गलनांक और हिमांक का यानी गलनांक और किसका क्वथनांक का अंतर पूछे, तो ये तो 100 है, ये 0 है। तो 100 माइनस क्या करना है आपको, ये 100 है, ये 0, तो 100 हो गया। लेकिन आपसे हिमांक गलनांक का अंतर पूछे तो 0 - 0 मतलब 0 रहेगा। तो आप अच्छे से इसको दिमाग में बैठा लेना। तो देखिए बात करते हैं जल के गलनांक और क्वथनांक का अंतर क्या होता है। तो आपको क्या बताना है, 100, क्योंकि एक होता है ये गलनांक कितना होता है, 0 होता है, क्वथनांक कितना होता है, 100 होता है। तो ये कितना बचा, 100 - 0 मतलब 100 बच गया। पारे के लिए आपको ये ध्यान रखना, सभी बच्चों को पानी के लिए याद रखता है, पारे के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। तो पारे के लिए आपको कितना होता है, माइनस का 39, माइनस का कितना होता है, 39 होता है। और बात करें इसकी क्वथनांक, तो पानी इसका पारे का क्वथनांक कितना होता है, 357 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको अल्कोहल के लिए पूछे तो माइनस का 130 होता है। गलनांक कितना होता है, माइनस का 130। लेकिन ये किसके लिए होता है, अल्कोहल के लिए, अल्कोहल के लिए, अल्कोहल के लिए, ठीक है। जो अल्कोहल होती है ना, भी अपन शराब जिसको बोलते हैं, उसके लिए अगर आपसे गलनांक पूछे तो कितना होता है, 130 तो उसका गलनांक होता है। और क्वथनांक की बात करें तो वो होता है 78 होता है। इसका मतलब जो ये अल्कोहल तापमापी होता है, ये न्यूनतम मतलब ठंडे जो चीजें होती है या जो बर्फीले स्थान होते हैं वहां पर इसको काम में लिया जाता है। यानी न्यूनतम तापमापी जिसको बोला जाता है, न्यूनतम ताप मापने के लिए जिस उपकरण को काम में लेते हैं उसको बोलते हैं अल्कोहल तापमापी। और वो होता है माइनस का, इसका गलनांक होता है 130 और इसका क्वथनांक होता है कितना, 78। तो पारे का और इसका अल्कोहल का अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, राइट है। बात करें किसके लिए, न्यूनतम संभव तापमान की बात करें तो आपको सभी पता है, इस पर सभी गैस के सभी जो वर्ग गैसों की जो हवा में गैस के कण चलते हैं वो सारे के सारे स्टॉप हो जाएंगे। गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग 0 हो जाएगा। तो ये संभव नहीं है। तो मतलब ये इससे नीचे संभव नहीं है, ये संभव है। 0 केल्विन बोल दो या फिर क्या बोल दो, माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस। होता है क्या, एग्जाम में माइनस का 273 केल्विन डाल देता है तो वहां पर, और 0 डिग्री सेल्सियस लिख देता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा ध्यान रखना, आपको अच्छे से ध्यान रखना, केल्विन कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। 0 इसका लास्ट लिमिट है नीचे की तरफ। तो 0 केल्विन और ये होता है माइनस का 273 डिग्री। कैसे याद रखोगे, जो अपन को परमताप इक्वेशन याद है आपको अच्छे से, तो परमताप इक्वेशन क्या कहती है कि अपन जैसे केल्विन बराबर क्या होता है, 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, ये होता है, नहीं होता, परमताप इक्वेशन बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है कि यहां पर सेल्सियस की वैल्यू रखो आप माइनस का 273 प्लस के 273 से केल्विन, तो कितना है केल्विन, 0, इसलिए कहा जाता है 0 केल्विन या माइनस का 273, राइट। चलो आगे बात करते हैं, अगली स्लाइड की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर लेते हैं। तो देखिए क्या कहता है, चलो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आपके दिमाग में अच्छे से बैठाना है, इसमें से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। देखिए, वह ताप जिस पर फ़ारेनहाइट और केल्विन एक समान रखते हैं, तो वह ताप जिसे फ़ारेनहाइट और केल्विन एक समान रखते हैं वो ताप कितना होता है, 574.25। ये आपको अच्छे से दिमाग में रखना, इसकी कैलकुलेशन आप करके देख लेना। बाकी मैंने आपको कल बता दिया था इसकी कैलकुलेशन कैसे अपन निकालते हैं। मतलब जिसमें फ़ारेनहाइट और केल्विन वाले पैमाने, मतलब ये बात करें ना, ये दो अपने कल ये जो पैमाने अपने पढ़े थे, कौन कौन से वाला, ये फ़ारेनहाइट और ये केल्विन, इन दोनों का टेम्परेचर कहां टकराएगा, दोनों पर कहां, मतलब कहते हैं ना कि अगर जैसे एक बस इधर से आ रही है, एक बस इधर से आ रही है, तो रास्ते में कहां मिलेगी, तो इसका तापमान आपस में कहां मिलेगा, वो आपको याद रखना है, वो कितने में मिलेगा, 574.25 पर। बात करें सेल्सियस और केल्विन, बस ये दो ही याद रखने हैं, मेनली ये दो ही है। सेल्सियस और केल्विन की बात करें तो ये होता है माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस। ये भी आप अच्छे से बैठाना, कल मैंने इसका सोल्यूशन भी बताया था, ये कैसे आता है, आप पिछले वाले क्लास में चेक कर लेना। परम शून्य ताप, मैंने बताया था परम शून्य ताप न्यूनतम संभव तापमान होता है जो कि 0 केल्विन होता है और माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस होता है। इस पर क्या घटना घटती है, गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग, जो हवा में जो गैस के कण होते हैं उनका औसत वेग कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, जो कि संभव, अगर ये हो गया तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है इसके अंदर, ठीक है। और गैसों के वर्ग माध्य मूल वेग से आपको मैं बता दूं, चंद्रमा पर एक क्वेश्चन आता है, वहां पर जो क्लाइन वेग है
और ध्यान रखना धरती पर प्लाइन वेग है। एक तो गैसों का वर्ग माध्यम मूल वेग का मतलब होता है गैस हवा में जिस वेग से चलती है, जिस औसत वेग से चलती है, उसको कहते हैं गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग। धरती पे क्या है, प्लाइन वेग ज्यादा है, इससे गैसों के कण से प्लाइन वेग ज्यादा है, इसलिए वहां यहां पर वायुमंडल संभव है, ठीक है। लेकिन चंद्रमा पे जाओगे तो चंद्रमा के ऊपर क्या होता है कि गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग है ना, ये प्लाइन वेग से भी ज्यादा है, इसलिए वहां पर वायुमंडल उपस्थित नहीं है। ये भी इसका सबसे बड़ा कारण माना गया है। तो फिलहाल यहाँ पर पूछे परम शून्य ताप पर गैसों के सभी कण स्थिर हो जाएंगे और यानी उनका जो वेग है वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, राइट। आगे चलते हैं। उष्मा गतिकी के 3 नियम होते हैं, शून्यांकी नियम, प्रथम नियम और तृतीय नियम। ऑप्शन में आता है कि कौन सा नियम ताप की व्याख्या करता है, तो वो नियम याद रखना, शून्यांकी नियम ताप की क्या करता है, व्याख्या करता है। इसकी चर्चा हम थर्मोडायनेमिक्स में और अच्छे से करेंगे। दाब के बढ़ाने, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, प्रेशर कुकर एक ऐसा ही सिस्टम है जहां पर अपन गलनांक और क्वथनांक को चेंज कर सकते हैं। प्रेशर कुकर क्योंकि दाब पर बेसिस पर है, दाब को बढ़ाकर अपन गलनांक को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और क्वथनांक को बढ़ा सकते हैं। इससे फायदा क्या है कि जो चीजें होती है, जो खाना होता है वो जल्दी पककर क्या हो जाता है, तैयार होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपको ध्यान रखना पूछे जा सकते हैं, तो कंपटीशन के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ उल्टा कर देते हैं, ये बढ़ेगा घटेगा या नियत रहेगा, तो ऐसा नहीं है। तो गलनांक घटेगा और क्वथनांक क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, राइट। आगे चलते हैं। वास्तविक गैस का आदर्श गैस की भांति व्यवहार करना। जितनी भी गैसें होती है वो नॉर्मली वास्तविक ही होती है, लेकिन उनको आदर्श बनाने के लिए, मतलब बहुत अच्छा बनाने के लिए क्या करना होता है, कुछ नियम्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। गैसों के सभी नियमों का पालन होना चाहिए, वो आपने गैसेस के चैप्टर में पढ़ा होगा। लेकिन फिलहाल एक सिंपल से अगर बात पूछे जो कि जनरल साइंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो वास्तविक गैस मतलब कोई भी गैस अगर अच्छी गैस बने उसके लिए क्या कंडीशन है कि जो प्रेशर है ना, दाब, वो कम होना चाहिए और जो टेम्परेचर है वो क्या रखना चाहिए, हाई। अगर इन चीज का अगर वो नियम को फॉलो करता है तो अपन ये कह सकते हैं कि वास्तविक गैस किसकी तरह काम कर सकती है, आदर्श गैस की बात क्या कर सकती है, व्यवहार कर सकती है, राइट। तो आप ध्यान रखना, निम्न दाब और उच्च दाब। आगे चलते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि जो तारों का रंग होता है वो किस पर डिपेंडेंट करता है, तो आप ये रखना, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये अपन जो ग्रेविटी वाला चैप्टर है वहां पर इसका रीजन भी बताएंगे। फिलहाल याद रखना, तारों का जो रंग होता है वो किस पर डिपेंडेंट करता है, तापमान पर डिपेंड करता है। इसी से रिलेटेड मैं एक और चीज आपसे बताने जा रहा हूं, वो क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। वो क्या कह रहा है, देखिए कि ताप को बढ़ाने, कई बार क्या होता है कि जो ताप बढ़ाएंगे तो उस पर क्या क्या इफेक्ट होता है, और वैसे तो बहुत सारी चीजों पर ताप जुड़ी हुई है। भौतिक विज्ञान में ज्यादातर राशियां है ना ताप को रिलेटेड है, ताप के बढ़ाने और घटाने पर बड़ा इफेक्ट करती है। मतलब ज्यादातर राशियां आप मान के चलिए वो ताप पर निर्भर करती है। लेकिन फिलहाल जनरल साइंस के हिसाब से मैं बताऊं तो क्या है कि श्यानता, श्यानता क्या होता है कि जो कोई श्यान बल जो होता है, जो उसी पे बेस आप याद रखना, श्यानता होता है ये जो टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, जैसे पानी को बह के जाता ना, तो पानी पर क्या होता है, एक रुकावट आती है। जैसे आप किसी शहद को जमीन पर डालो, वो रुकता जाएगा, जमीन की सतह सरफेस उसको रोकेगी, ठीक है। तो रुकावट वाला जो फोर्स होता है वो श्यान बल होता है। जैसे अपन जमीन, अगर मैं इस चेयर पे लगाऊंगा तो वो तो है घर्षण, ठोस सतहों पर लगने वाला तो होगा घर्षण, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। लेकिन लिक्विड पर, तरल पर लगने वाले को क्या बोलेंगे, श्यान बल बोलेंगे। उसी से इसको श्यानता आप याद रखने की कोशिश करें। तो वहां क्या होगा, ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर गर्म पानी, अगर श्यानता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, इसलिए वो गर्म पानी क्या कर जाएगा, तुरंत निकल जाएगा। ठंडे पानी को थोड़ा टाइम लगेगा, गर्म पानी तुरंत निकल जाएगा, राइट। इसी प्रकार से आप शहद, कॉफी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। लेकिन गैसों में क्या होता है, ताप बढ़ाने से वो तुरंत से एक्टिव होगी, वो भगेगी, राइट। तो ये अगर बात करें तरल की, तो वो क्या करेगा, उसकी श्यानता देखो घट जाएगी। श्यानता घटने से क्या होता है कि जो वो चीज, मतलब समझना, जो द्रव है ना वो रुक रुक के चलेगा। घटने का मतलब होता है रुक रुक के चलेगा, और श्यानता गैसों में बढ़ जाती है, इसका मतलब वो तेजी से क्या करेगी, रन करेगी। तो आप ध्यान रखना, ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता क्या होती है, घटती है, और तो गैस की क्या होती है, बढ़ती है। तो मैंने यह सिंपल सा यहाँ पर एग्जाम्पल यानी तीर का निशान कर दिया है। बात करें आपके साउंड सिस्टम की, साउंड के वेलोसिटी की, साउंड का जो वेग है ना उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो टेम्परेचर बढ़ने पर एटमॉस्फेयर में, जो वातावरण में अगर ताप बढ़ता है ना, तो नॉर्मल ताप पर तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ज्यादा ताप बढ़ता है या किसी जगह अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां ताप बढ़ने पर क्या होता है, उसका वेग क्या कर जाता है, बढ़ जाता है, राइट है। तो आप इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट वह यहां से आता है पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन होता है ये। तो पृष्ठीय तनाव क्या होता है, ताप बढ़ाने पर घट जाता है। कहने का मतलब होता है ये जो संसर्जक बल के कारण जो बल लगता है, ठीक है, ये जैसे आपने देखा होगा पानी की सरफेस पर, पानी की सतह पर जो एक अपन हाथ से मारते हैं तो ऐसा लगता है कि एक झिल्ली पर मारा आपने, वो जो सरफेस पर तनाव है उसी को कहते हैं अपन पृष्ठीय तनाव।
वो ताप बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे आप गर्म पानी लो तो गर्म पानी पे वो सरफेस एकदम नॉर्मल हो जाएगी, तो इसका मतलब उसका पृष्ठ तनाव घट जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि गर्म पानी से, एग्जाम में आते हैं, गर्म पानी से कपड़ा धोना क्या होता है, जैसे अपन ये ध्यान रखना कि जैसे पानी को गर्म करेंगे, एक ठंडा पानी लिया एक गर्म, तो गर्म पानी का पृष्ठ तनाव घट जाएगा, इसलिए वो कपड़ों में आसानी से घुस जाएगा। इसलिए गर्म पानी है ना, कपड़े को क्या करता है, आसानी से साफ करता है, राइट। इसीलिए आपसे एक और एग्जांपल दूं तो बात करें अपन सर्फ का, पानी में सर्फ मिलाने से उसका ये पृष्ठ तनाव घट जाता है। घटने का फायदा क्या है, वो झिल्ली जो होती है, वो जो उसमें परत होती है वो टूट जाती है, इसलिए टूटने पर वो छोटे छोटे पानी के कण कपड़े में क्या कर जाता है, आसानी से क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। इसलिए अपमार्जित मिले हुए कपड़ों से पानी आसानी से साफ हो जाता है। दूसरी बात करें गर्म सूप की बात करें, जैसे कभी सूप पिया होगा आपने, ठंडा सूप अपन को इतना स्वादिष्ट नहीं लगता, मतलब अपन को गर्म सूप ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। कारण क्या है कि गर्म का प्रश्न घट जाता है, उसके वो झिल्ली टूट जाती है और वो जीभ पर, अपनी जीभ पर एक समान रूप से क्या कर जाता है, फैल जाता है। ठंडा पानी का प्रश्न, ठंडा जो सूप होता है उसका प्रश्न ज्यादा होता है, वो फैल नहीं पाता, और गर्म क्या होता है, पूरी जीभ पर फैल जाता है, उसका प्रश्न घटने के कारण पूरी जीभ पर फैल जाता है, इसलिए गर्म सूप क्या लगता है, ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो प्रश्न नाव को लेकर भी कई ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ताप बढ़ाने पर प्रश्न नाव क्या होगा, घटेगा। बात करें गैसों के लिए, गैसों में ध्यान रखना, गैसों में क्या होता है कि वर्ग माध्य जो मूल वेग होता है, मैंने अभी बताया था कि जैसे गैस को अपन टेम्परेचर देंगे, ताप बढ़ाएंगे, तो क्या होगा कि इसके जो कण है वो स्पीड से दौड़ेंगे, तो वर्ग माध्य मूल वेग मतलब औसत वेग बोल सकते हैं इसको एक प्रकार से। तो इसकी चर्चा अपन और करेंगे, फिलहाल आप औसत वेग से याद रखें, औसत वेग क्या कर जाएगा, इनका बढ़ जाएगा। बात करें ताप बढ़ाने से दाब पर, तो दाब भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। बात करें आयतन पर, तो आयतन भी इंक्रीज कर जाएगा। हाँ, एक टाइम पर दाब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, और एक टाइम पर आयतन घटेगा तो दाब बढ़ेगा। ऐसा भी कई प्रकार के नियम में अपन चर्चा करेंगे। फिलहाल ध्यान रखना कि वर्ग माध्य जो अपन कल पढ़ा था कि गेलुसो का नियम, वो चार्ल्स के नियम में पढ़ा था, वो वाला बेस जो कि तापमापी पर एक गैस, एक तो दाब मापी अपन ने पढ़ा था, एक समदाबी पढ़ा था, और एक समायतनी तापमापी के बारे में पढ़ा था। ये जो होता है चार्ल्स के नियम पर, ये गेलुसो के नियम पर बेसिस है। बात करें जब गैसों का ताप बढ़ाते हैं तो उसका आयतन क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। जब आयतन बढ़ेगा तो घनत्व क्या कर जाता है, कम हो जाता है। ये अपने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किए थे। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ताप बढ़ाने पर क्या सूर्य के प्रकाश पर, उसके वेग पर कोई प्रभाव पड़ता है, तो ताप से उसके पर वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उसका वेग क्या रहता है, नियत रहता है। या फिर ये प्रकाश का वेग बोल दो, या विद्युत चुंबकीय तरंगे बोल दो, विद्युत चुंबकीय तरंगों पर भी ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, कि वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड होती है। तो 3 × 10⁸ सभी को याद भी होगी, 8 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं ये वाला आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हाँ, इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को आप क्या करें, ज्यादा से ज्यादा अच्छे से इनको लर्न करें, समझे कि कैसे इनका रीजन होता है, क्योंकि विदाउट रीजन इनको याद करना बहुत मुश्किल है। आप कोई ना कोई थोड़ा कॉन्सेप्ट से समझोगे ना, तो वो आसानी से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। हमारा क्लास को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें।